लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 तक किया था, है ना। और मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस जो इकट्ठे करवाए थे, दैट वाज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और वो भी व्हील वाला क्वेश्चन जो थे मैंने आपको वो करवाए थे, रिमेम्बर ना। उसमें एक ही चीज हम अप्लाई करते हैं, कौन सी? डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in one revolution is equal to circumference of the wheel। कल इस टेबल पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक यही चीज याद रखनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। कल कुछ भी क्वेश्चन हो, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला, और उसके अलावा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जितने क्वेश्चंस अभी मिले थे मैंने आपको लिखवा दिए, बाकी और भी शेयर हो जाएंगे जब भी आई विल साइन फॉर मोर क्वेश्चंस। और ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। ये एक चीज है जो आपके पेपर में आ सकती है बड़े आराम से। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है, इतना लिख लिया सबने? बकेट वाला नहीं, रेवोल्यूशंस वाला ना, वो 5:3। वो क्वेश्चन ये था कि एक व्हील है जिसकी डायामीटर आपको दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था रेवोल्यूशंस पर, no, sit. A tooth wheel of diameter 50 centimeters. A tooth wheel of diameter 50 सेंटीमीटर, एक व्हील है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, इज अटैच टू अ स्मॉलर व्हील। एक बड़ा व्हील एक छोटे व्हील से अटैच किया गया है, इसकी डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। दिस इज व्हील 1, दिस इज व्हील 2। मैंने ना ग्रुप में एक आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था विच शोड द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। वो मैंने आपको एक इमेज की फॉर्म में शेयर किया था। लेट मी शेयर इट, यहाँ पे शो करती हूँ मैं आपको एक मिनट। दिस वन, देखो इसमें ये चीज जो आपकी आ रही है, दिस वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ग्रेट। So this is your distance covered in one revolution is equal to circumference of the wheel। अगर ये क्लैरिटी आती है इस चीज की, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब होता क्या है, अगर ये व्हील छोटा है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बढ़ जाएंगी सेम डिस्टेंस कवर करने में, और अगर ये व्हील बड़ा है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कम हो जाएंगी सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक हो गया? दिस इज वन थिंग विच इन केस अगर आपको ये विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर दोनों व्हील इकट्ठे चल रहे हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स, अगर अटैच्ड है, तो अगर जिसने सेम चल रहे हैं, दोनों व्हील्स चल रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है ना वो सेम होता है। बाय व्हील 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील 2। और डिस्टेंस क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 1, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 2। समझ में आ गया ना? ये 2 पाई कैंसिल हो गया। सबसे इजी वे में अगर मुझे सॉल्व करना है, और ये आता भी एमसीक्यू की फॉर्म में है, ये फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर 1 मार्क में आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फर्स्ट वाले व्हील की हमें दी हुई है 25। फर्स्ट वाले की व्हील की रेवोल्यूशंस है 25, रेडियस है 50/2। सेकेंड वाले की रेवोल्यूशंस मुझे पता नहीं, लेकिन रेडियस उसकी है 30/2। बस गेट द आंसर, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 50/2, इसकी रेवोल्यूशंस 15 थी, है ना, 25 नहीं थी। आंसर 25 आता है। Am I right? क्वेश्चन में 15 रेवोल्यूशंस थी, तो ये 15 कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फॉर द सेकेंड व्हील इज 25 रेवोल्यूशंस, और फर्स्ट व्हील की है 15 रेवोल्यूशंस।
मतलब जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ये 15 में कवर करता है उतना ही डिस्टेंस सेकंड वाली छोटी वाली व्हील 25 रेवोल्यूशंस में कवर करती। इतना क्लियर हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। ये रेवोल्यूशंस वाले क्वेश्चन में सिंपल, सच में कह रही हूँ, एक चीज याद रखना और उसी चीज को आगे आगे रोटेट करना कि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, उससे क्या निकलेगा, टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, राइट? तो अगर आप इस चीज को याद रखोगे, द मेन थिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन व्हील इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, अगर इस चीज को याद रखोगे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। समझ में आ गया इतना? अब हमें करना है हमारी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट, और उससे पहले सर्कल्स के कुछ चीजें करेंगे जिसमें ना इसके क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है। आपकी बुक में लेटेस्ट के हिसाब से आपका एग्जांपल नंबर 2 जो है वो एग्जांपल नंबर 3 डिलीटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 डिलीटेड है, पर इसका मैं थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग बता दूंगी कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। उन्होंने ऐसे डिलीट कर दिया, 120 डिग्री वाला एंगल सेंटर पे बना होगा वो नहीं आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है, हाँ फिफ्थ कर लिया था बच्चे, उसी दिन क्लास में करवा दिया था, तुम डिस्कनेक्ट हो चुके थे जब ये करवाया है। इसमें लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया आर द सेम, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया आर द सेम, फाइंड द रेडियस। तो ये पाई एंड पाई कैंसल, 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर, एक r कैंसल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमें जो करना है एक्सरसाइज 12.2। उससे पहले जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इजी है, वो है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, पहले तो बात सेक्टर होता क्या है। कॉर्ड एंड द आर्क, हाँ डिस्टेंस नहीं है, जो एरिया ऑक्यूपाइड है, एरिया ऑक्यूपाइड होता है। हाँ पिज्जा क्या, हाँ पिज्जा का जो एक स्लाइस है दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये सर्कल विद सेंटर ओ, अगर मैंने ये ओ ए ड्रॉ किया है, व्हाट इज ओ ए, क्या होती है ये सर्कल की रेडियस। ऐसी मैंने दूसरी एक रेडियस ड्रॉ की बी, क्या हुआ, ये दूसरी रेडियस आ गई, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस। तो इन दो रेडियाई के बीच में जो ये एक एरिया ऑक्यूपाई हुआ है सर्कल का, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दो रेडियाई कहीं भी ड्रॉ की सर्कल के बीच में, मतलब सर्कल का एक पोर्शन आप कट कर रहे हो, तो जब हमने सर्कल के बीच में दो रेडियाई ड्रॉ की, उन दो रेडियाई के बीच में जो एरिया आता है दैट विल से इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इतना क्लियर हो गया? अब जो छोटे वाला है आप कहोगे मैम ये भी तो सेंटर बन रहा है, ये वाला भी तो है ना, तो जो छोटा है उसको हमने बोल दिया माइनर, और जो बड़ा है उसको हमने बोल दिया मेजर सेक्टर। अब ये सेक्टर हमने बनाया है सर्कल के बीच में। सर्कल में कंप्लीट एंगल अगर सेंटर पे बनाते हैं तो कितना होता है, 360। तो हम सेक्टर को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो सेक्टर इज द एंगल मेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर। सेक्टर के दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बनता है ना, हम उसको मेजर करके तब ये सेक्टर की कैलकुलेशन सारी की जाती है। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय सेक्टर एट द सेंटर, मतलब रेडियाई, दो रेडियाई के बीच में जो सेंटर, जो सर्कल बनेगा, जो एंगल बनेगा उसको हम मेजर करेंगे। ठीक हो गया? थीटा विल बी द एंगल मेड बाय द सर्कल, द सेक्टर, ना एंगल मेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर। ठीक हो गया इतना, राइट? मेजर एंड माइनर, फाइन। इसके बाद लेंथ ऑफ अ सेक्टर की जगह ना वील से लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या होता है, आर्क ए बी हुआ, आर्क मतलब वी मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो ये सरकमफ्रेंस है उस पे दो पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट होती है, तो दिस वी से इज द आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? छोटी वाली हो जाएगी माइनर, और जो बड़ा हो जाएगा उसको आप बोल दोगे मेजर आर्क। क्लियर हो गया इतना? दो चीजें की हमने, सेक्टर और आर्क।
आर्क इज बेसिकली डिस्टेंस, सेक्टर इज बेसिकली योर एरिया। आर्क जो है वो मूवमेंट है, दैट मीन्स आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। सेक्टर जो है वो एरिया है, क्योंकि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। इतना क्लियर हो गया। और इसके साथ ही एक और चीज आती है, देखो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है, डिफरेंट इनकी डिपिक्शंस है इन रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। मैंने सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर ओ, यहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो सर्कल होगा, जो पोर्शन आता है, दैट वी से इज अ सेगमेंट। छोटे वाले को बोल देंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को बोल देंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब ये तीनों चीजें एक ही सर्कल में, तीन चीजें की हमने, एक तो सेक्टर, एक आर्क और एक सेगमेंट। सेगमेंट सर्कल का एक कॉर्ड के वाला पोर्शन हो गया, राइट। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको, राइट। लिख ली तीनों चीजें। अब इसके साथ हम करते कैसे, देखो होता एक ही क्वेश्चन है। सेंटर लिया, इफ आई ड्रॉ, ये मैंने दो रेडियाई ड्रॉ की, यहां पॉइंट आर लिख दिया, तो ओ ए आर बी। अब क्या बन जाएगा ये ओ ए आर बी। अगर मैंने इतना पोर्शन ले लिया तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये पोर्शन लिया तो ये आ गया अपना सेक्टर ऑफ द सर्कल, जिसे हम लिखते हैं ओ ए आर बी। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना सबको? ठीक है। अगर मैंने इस ए बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, जिसको हम लिखते हैं ए आर बी। दिस वी से इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हाँ बेटा, ऐसे जाकर हमने कहा ना, नेम देने की बात हो जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और अगर मैं आर्क में मूव कर रही हूं, लेट मी से मैं आर्क ए आर बी इस तरह से मूव कर रही हूं, यहां से ऐसे, ठीक है। इफ आई हाईलाइट दिस पोर्शन कि मैं यहां से चलकर यहां तक, ठीक है। तो मैंने ये आर्क की तरह शो किया है, ए आर बी विल बिकम द आर्क ऑफ द सर्कल। हर किसी को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, एंगल मेड बाय सेक्टर एट द सेंटर, एंगल मेड बाय सेगमेंट एट द सेंटर, या सेक्टर विद सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कैलकुलेशंस की बात आती है ना, या आपको सेगमेंट का या किसी का भी, चलो ये समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया, राइट। पहले आते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। लिखो, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। मुझे बहुत बीमार हो रहा है, ध्यान रखो। मैम थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर दो। टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, सर्कल की बाउंड्री पे हम मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या करें इस चीज को, यहां पर अगर मैं बाउंड्री पे मूव कर रही हूँ, वी से इज द सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। और ये एंगल कितना बना है सेंटर पे इस आर्क का, थीटा, और पूरे सर्कल के पास कितना एंगल होता है, बन गया फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो आपने सर्कमफ्रेंस को यूज किया है तो लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। सबसे आसान फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस याद है, थीटा ने अपने पास कितना पोर्शन रखा है 360 डिग्रीज के लिए, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो थीटा के लिए कितना होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आ गया? ए आर बी, ये वाली। और देखो इसमें आर सिंगल आया है, ये सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, सिंगल यूनिट्स में होगा, स्क्वायर नहीं होगा इसमें। लेंथ बेसिकली एक सिंगल डायमेंशन हो गई ना, समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? लेंथ ऑफ आर्क हमने लिख ली, सबने लिख लिया फॉर्मूला ये। अब आते हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि सेक्टर एक स्पेस है, लेंथ एक सिंगल डायमेंशन है,
नाउ आई विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर ने अपने पास कितना रखा? डिवाइड बाय 360 डिग्री, बस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अगर एक कोऑर्डिनेट हो तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री है तो ये सेक्टर क्या बन जाता है? उसको हम क्या नाम देंगे? सेमी सर्कल। इफ थीटा इज 180 डिग्री, आपका वो सेक्टर क्या बन जाता है? सेमी सर्कल। ठीक है, आर्क को भी हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो सेक्टर क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट। सेक्टर को क्या नाम दे देंगे? क्वाड्रेंट। और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये तो क्लियर है ना हमारा फॉर्मूला? थीटा 180 डिवाइड बाय 360 क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको कोई भी एंगल दे सकते हैं, 45, 90, 95, 85, कुछ भी एंगल दे, आपको कैलकुलेशंस करनी है। पाई की वैल्यू जो दी होगी 3.14 22/7, उसे पुट करना है एंड गेट द आंसर। इतना क्लियर हो गया? सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये। अब इसके बाद जहां पर अब चीज मुश्किल वाली कह दो या कुछ ध्यान रखने वाली बात आती है, रब कर दू ये, वो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी एक समझा देती हूँ, ये ना कहने को मुश्किल है, सबसे आसान है ये। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे कैसे? मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है। हाउ विल आई फाइंड आउट? तो ये क्या करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। समझ में आ गया? सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल में से सेक्टर का एरिया, सॉरी, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। समझ में आ गया? अब मान लो सेक्टर का एरिया तो मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये तो थीटा कुछ भी दिया हो। मुश्किल आती है ट्रायंगल का एरिया जब निकालना हो, तब क्या करना है? ठीक है ना? ट्रायंगल का एरिया ना, देखो मल्टीपल फॉर्मूलाज है हमारे पास। पहली बात तो हमेशा इस सर्कल में ट्रायंगल एओबी जो बनेगा वो किस तरह का ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस होगा। इसकी साइड्स क्या है? ये रेडियस एंड रेडियस, और एक कॉर्ड है। कॉर्ड की वैल्यू डिपेंड करती है थीटा पर। समझ में आ गया? और जो हमारे पास ये दो साइड्स है इसके एडजेसेंट, वो हमेशा रेडियस होगी। सबसे आसान है अगर थीटा है 90 डिग्री। ठीक है ना? अगर हमारे पास, अब ये सारे लिख लो, ये सारे फॉर्मूलाज ही हैं, इसके बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ना वेरियस फॉर्मूलाज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं थीटा हमें क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, सेक्टर बनाया विद एंगल 90 डिग्री। आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर सेक्टर निकालना है या आर्क की लेंथ निकालनी है, तो हमें कोई भी फॉर्मूला दिया हो चल जाएगा, तो कोई भी थीटा दिया हो चल जाएगा। बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी थीटा दिया हो, एनी थीटा, सेक्टर निकालना और लेंथ निकालना सबसे आसान है। ठीक है ना? कोई भी हमें थीटा दिया हो, सेक्टर और कोई भी थीटा दिया हो, सेक्टर और लेंथ निकालना सबसे आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करना है। मुश्किल तब आती है जब हमें साथ में मुश्किल तब आती है जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना हो। ठीक है, तो सबसे इजी वाला है जब मेरे पास थीटा है 90 डिग्री। लिख लो फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, क्वाड्रेंट बना, थीटा इज 90 डिग्री,
एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? हम सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं हर एक चीज में ना। अब जब हम फॉर्मूलाज लगा रहे हैं सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मैं निकालूंगी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया निकालना सबसे आसान है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और जो ये एरिया है इसको भी निकालना आसान है, क्योंकि एक बेस हो जाएगा, एक ऑल्टीट्यूड, हाफ आर स्क्वायर। समझ में आ गया? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना है ये, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है ना? अब इसमें अगर चेंज करना है तो आई कैन गिव यू द लेंथ ऑफ ए बी, और फिर कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद कॉर्ड लेंथ ये थीटा 90 डिग्री। तो आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे दी, उससे आप रेडियस निकाल लोगे, यू विल फाइंड द फॉर्मूला। ये आपने हीरोन्स फॉर्मूला में 9th क्लास में बहुत बार क्वेश्चन किया होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है विद हाइपोटेन्यूज 4√2, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप लिखते हो ये x है और ये x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 16 इंटू 2 32। समझ में आ गया? ये आपको कॉर्ड की लेंथ दे दी हो, दैट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे दी ए बी, आपने उससे x रेडियस निकाल लिया। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। x आपके पास आ गया 4, यू हैव द रेडियस 4, फाइंड द आंसर एज द केस में बी। समझ में आ गई? ये चीज सबसे इजी है, राइट? क्लियर है इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक कुछ ना समझ में आया हो? फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट केस, लिखो। इतना क्लियर है? क्या रेडियस आया? इन दोनों को माइनस करके जो आएगा आंसर, हाँ रेडियस का डिपेंड पे करता है। आप रेडियस 9 ले लो, 10 ले लो, 11 12 100 जो भी रेडियस दी हो, आपने सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। 120 डिलीटेड है, अगर 120 आता है तब क्या करना है वो भी क्लियर हो जाता है, बट 120 क्लियरली योर सिलेबस लेटेस्ट वाला सेज कि डिलीटेड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, क्या हो गया? तो इसलिए वो हंस रही है। अच्छा, बाकी हंस रहे थे? हाँ अच्छा, किस पे? तुम पे? चलो अब आ जाए इस काम पे वापस, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थीटा इज 60 डिग्री। मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ना ये बाद में स्ट्रीमलाइन करना ना चीजों को बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रीमलाइन मतलब आपके पास एक केसेस प्रॉपर आ गए कि थीटा 60 डिग्री का बना है। अब अगर थीटा 60 डिग्री है, ये 60 बनाया एंगल, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। अगर ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल एओबी? इक्विलेटरल बनेगा ना? ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस इज x, दिस इज x, तो 2x प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री। आपका x भी क्या आ गया? 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन एंगल 60 डिग्री या वर्टिकल एंगल 60, हमेशा वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ट्रायंगल एओबी हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका रेडियस आपको गिवन है आर आर, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। इस केस में देखो, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमेशा आपका निकल ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है इसमें? रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, ट्रायंगल का एरिया देखो तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना? हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो या कोई हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आते हैं, जब हमें थीटा दिया हो 45 या फिर 30 डिग्री, हो गया थीटा 45 और 30,
तब कैसे करना है, और थीटा 120 मैं बाद में आपको करवाऊंगी। विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस फर्स्ट। 45 और 30 के केस में ना, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है ना, हमें साइन कॉस टैन 45 और 30 में निकालना आता है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होता। राइट, हम क्या करेंगे, आपको ये सर्कल दिया है, दिस इज द सेंटर, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मैंने कहा था जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर में तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर मुश्किल आती है, ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद करेंगे, वो कैसे याद करना है, डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, एंड सम हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो, वो क्यों है कैसे है उस पर हम नहीं जाएंगे। 11th में अपने आप सीख जाओगे, कैसे मैंने याद किया था, कैसे मुझे सिखाया गया था, मैं वैसे बताती हूँ। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलीन हो, किसी भी दो साइड्स के बीच का एंगल आपको दिया होना चाहिए। किसी भी साइड्स के बीच का, किसी भी दो साइड्स के बीच का एंगल आपको पता हो। क्लियर हो गया। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, जैसे कि अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक साइड है ए, एक है बी, और इसके इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, आपको याद कैसे करना है। हाँ, हर एंगल किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो। हाँ जी, साइन 30, 45 में साइन 45 कैसे आता है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तुम्हारा, जो मुझे ना सबसे इजी सिखाया गया था, कि जिन्होंने मैथ्स नहीं की हुई थी, बेसिकली दिस वाज इन कॉम्पिटिशंस, मुझे तो फॉर्मूला याद था, मैं तो बताया हुआ था जब मैथ्स की हुई है। जिन्होंने नहीं की हुई तो उनको याद सर ने कैसे करवाया था, आई रिमेम्बर इट क्लियरली। उसने कहा ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, साइन 90 सबको पता है, 10th तक सबने की हुई है ट्रिग्नोमेट्री। साइन 90 कितना होता है, ये साइड ए और ये बी, आप करते हो ना हाफ इंटू ए इंटू बी, साइन 90 बीच में लगा होता है, साइन 91 है, उसे हम लिखते नहीं। समझ में आ गया, साइन 90 इज 1, वी डोंट राइट इट। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो किसी भी ट्रायंगल में आप लगा सकते हो ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। कल आपको कोई भी दो साइड दी हो ट्रायंगल की, ठीक है ना, लगा सकते हो। साइन 60 कितना था, √3/2। तो इक्वेटर ट्रायंगल ज्यादा आसान रहेगा ना, बाई चांस से फॉर्मूला भूल गए, मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ही करवाया है। तो एरिया सेगमेंट क्लियर हुआ बच्चे, ये अब फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा आपका, ये किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। इक्विलेटरल में वी स्टिक ऑन टू इक्विलेटरल ओनली, 90 में वहीं पर हम कहते हैं कि साइन 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज आई वांट यू टू व्यू पिक्चर्स, हमें फॉर्मूलाज के बीच में नहीं घूमना है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप फॉर्मूलाज में घूमो, अगर एक चीज भूल जाते हो तो दूसरी चीज को रिवाइव करने का आपके पास तरीका हो। समझ में आ गया इतना। तो मैं क्या करूंगी अब इसमें, दिस विल बी, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 30। तो बेसिकली किसी भी बुक में ना आपको फॉर्मूला दिया होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना। अब बता मैं क्यों मतलब स्पेसिफिक नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स हम थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू याद नहीं होती, गलती से वो लगा देते हैं। आपके पास काउंटर चेक करने के लिए वे हो कि अगर 60 दिया हुआ है तो क्या मैंने साइन थीटा √3/4 का फॉर्मूला बनाया कि नहीं बना। समझ में आ गया। अपने आप में फॉर्मूलाज को और अपने कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके रखो। क्या होता है कि जब हम जल्दी में काम करते हैं, हर किसी से होता है, इवन इफ आई वर्क इन टेंशन और स्ट्रेस में काम करती हूँ तो मुझे भी भूल जाता है, समटाइम्स आई ऑल्सो मिसअप्लाई वैल्यूज, बट आई हैव अ वे टू रिकॉल की वैल्यू ठीक लगाई है कि नहीं, आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा, वैल्यू ठीक लगाई है कि नहीं, या कभी कभी अजीब सा आंसर आता है तो हम देखते हैं कि अच्छा ये शायद गलती की हो, उसको 1/2 ना लिख दिया हो मैंने। तो अगर हम ये मल्टीपल चीजें याद रखते हैं तो हमारे आंसर्स को मैच करना हमारे लिए आसान हो जाता है। समझ में आ गया। कल आपने मुझे कहा कि मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने लिखा है इस तरह से, तो ये बिल्कुल ठीक है, आप लिखोगे हाफ आर स्क्वायर साइन 60, साइन 60 क्या हुआ, √3/2। क्लियर हो गया इतना। साइन 90 सबसे आसान है इस फॉर्मूला को याद करना, कि जब मैं साइन 91 लिख सकती हूँ तो आई कैन राइट हाफ साइन ए बी, हाफ ए बी इंटू साइन थीटा।
समझ में आ गया? 120 फिर कभी करेंगे, साइन 120 की वैल्यू में नहीं आती है ना, इसलिए उसको दोबारा से कभी बाय चांस कभी कहते हैं क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ, पेज नंबर 228, एग्जाम्पल नंबर 2। ये पूरी एक्सरसाइज हमें कैलकुलेशन ही करनी है। पेज 228, एग्जाम्पल 2। दामिर क्या पढ़ा था तुमने इस छुट्टियों में? फिर भी स्टैट्स और एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तुमने क्या पढ़ाई थी? बीमार थे? अर्जुन क्या पढ़ा था तुमने? आज आपकी 6 to 7 क्लास नहीं है, ठीक है, आज नहीं होगा, डाउट सेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, आई एम बिजी समवेयर, तो आज नहीं होगा, लेकिन कल से वी कैन स्टार्ट रेगुलरली। कल किसी को डाउट्स है या तो चैप्टर 2 एक्स्ट्रा करना, जो भी वर्कशीट्स है वो सब कर। हाँ ठीक है, मेरे पास कर लेना बेटा। तुम मेन क्लास में नहीं आओगे, 6 to 7 में आओ ना, हो क्या फर्क पड़ता है? जहां भी जाना हो बेटा, मैं क्या करूँगा? हाँ। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना होमवर्क मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, हैव सम चार्ट प्लान, डाइट, अपने डाइट वो चार्ट पूरा रखो, डाइट चार्ट कह रही हूँ, सॉरी स्टडी चार्ट रखो कि तुम क्या पढ़ रहे हो। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता है आपकी स्टेज पर ना, ये क्लैरिटी नहीं होती क्या पढ़े, और मैं आपको होमवर्क दे दूं कि नहीं लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक करो, आपको किसी को होता है कि नहीं मैम मुझे अच्छे से आता है, मैं क्या करूं, मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो आप अपना पर्सनलाइज सा मुझे स्टडी प्लान दे जाओ कि मैम मैं क्या पढ़ कर आऊं घर से। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, बच्चों की तरह मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका यही दोनों चैप्टर्स करके ना नवंबर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कुछ कुछ फिलिंग्स रह जाएंगे कि मैम ये नहीं आता, ये सिखा दो, 2 क्वेश्चन ये नहीं आते, वो सिखा दो, कंप्लीट ये नहीं रहेगा कि कुछ नहीं आता। दिसंबर में एक फुल फ्लेजेड वे में पेपर देना शुरू कर दोगे आप। आपका जो दिसंबर टेस्ट पेपर है ना, वो एक मतलब क्रिटिकल हमारा इशू हो जाएगा कि वो अच्छे से दे, उसमें मार्क्स आए, फिर प्री बोर्ड जो जैन में होंगे उसमें मार्क्स आए, एंड देन यू विल सी कि स्मूथली हमारा क्वेश्चन चैप्टर जो है ना, वो मार्च का जो भी पेपर आएगा फेब का अच्छे से निकल जाएगा। बट प्लीज स्टार्ट कटिंग अपने पर्सनलाइज की, क्या पढ़कर आए, कितना पढ़कर आए, कौन से क्वेश्चन करें, कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक करके आओ इसमें, वो मुझसे सब आप पूछ सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, पूछूंगी रोज तो समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं। हाँ जी, एपी की है एक क्वेश्चन हुआ, वेरी गुड। नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए थे, सारी एक्सरसाइज कर ली है, सम वाली ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2, पेज 228, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो अगर माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं थीटा होगा 360, और अगर मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो अपने पास होगी 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री विच इज 330 डिग्री। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू उसने कही हुई है 3.14, रेडियस इज 4 into 4, थीटा इज 30 डिवाइड बाय 360। Hmm, 12.56 12.56 बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको आप 4.168 आ जाएगा, 24 है ना, 4.8 कर सकते हो या 4.19 भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेट। 22.7 नहीं 3.14 दिया हुआ तो वही लिखना है, 22/7 लिखोगे तो पूरा आंसर गलत हो सकता है। जो पाई दिया हुआ है उसी को यूज करो, अगर नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन लिख लो यूजिंग पाई एज जो आपको पसंद आए। समझ में आ गया? और पसंद भी कैसे आएगा, अगर मुझे यहाँ रेडियस 7 दिख रही है, 14 दिख रही है, 3.5 दिख रही है, तो हम पाई को क्या लेंगे 22/7। समझ में आ गया ये? चलो अब आते हैं मेजर सेक्टर। अब इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है,
which is 3.14 into 4 into 4 into 330 by 360. समझ में आ गया? तो 12.56 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 ये भी कर सकते हो, या करोगे आप पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट वाला एरिया हमने माइनस कर दिया, विच इज 4.19. जो कैलकुलेशंस आसान लगती हैं उसे कर ले. समझ में आ गया? जो कैलकुलेशंस आपके लिए आसान है, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको 16 से इजी लगता है तो वो कर लो. अगर आपको लगता है कि हम ये वाली कैलकुलेशन 4.19 इंटू 11 कर लेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 किया था ना, 4.19 को अप्रोक्सीमेटली 11 से डिवाइड कर लेंगे तो वो कर सकते हो आप. समझ में आ गया इतना? अभी क्लियर? किसी को कोई मुश्किल यहां तक? डन एवरीवन? एग्जाम्पल 3 फिलहाल के लिए छोड़ो. 120 मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों डिलीट किया सिलेबस से. 120 इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना होता, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होती. कैसे? 16 to 2. नहीं, 16 to 2 थीटा नहीं करवाया होगा आपको, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ये देखिए ये क्या हुआ, देखो कैसे होता है. ये सबसे आसान है. ये ए यहाँ पर 120 डिग्री बना. किसी भी ट्राइंगल की बात ले लो, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है? अब ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री. आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये 30 डिग्री. कर लो. इससे आपकी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी. आप लगाओगे ए डी, अगर मैंने लिखा ए डी अपॉन ए बी, रेडियस लेना है, ये वाली कॉर्ड तो लेनी नहीं है, तो ये आ जाएगा sin 30 विच इज हाफ. तो ये आ जाएगा हाफ आर. ठीक है ना? इसलिए मुश्किल लगता है, जब करवाऊंगी प्रॉपरली कर लेंगे. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.2. मुश्किल नहीं है, बस ऐसे उसको डिलीट कर दिया. ये एक सिलेबस में से हमने टॉपिक निकाला. किसने कहा? एग्जाम्पल नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1. इसमें नहीं, सिर्फ 120 डिग्री वाले एंगल दिया हुआ सेगमेंट का. एक्सरसाइज में कुछ रीड नहीं है, एरियाज में कुछ रीड नहीं है आपका. सिर्फ एक 120 डिग्री में सेगमेंट का एरिया निकालना, वो डिलीटेड है. सेक्टर में 120 बिल्कुल आ सकता है. कल को मैम तो डिलीटेड क्यों आया है? सेगमेंट में क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है. तो अगर 120 दिया होगा, इवन इफ इट्स गिवन एज 75, तो साइन 75 क्या करोगे? या तो उसकी वैल्यू आपको दी हो, ठीक है, या तीनों हमें कॉर्ड की लेंथ हमें दी हो, देन यू कैन अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला. समझ में आ गया? तब आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री. पाई को यूज करना है 22/7. रेडियस इज 6 into 6, थीटा 60/360. हो गया बच्चे इतना? क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. कर दो. कर दो. पता क्या है, करना तो चाहिए इसको. 62 8 56,
8 इसके बाद 6/7 कैसे आएगा? मैं 6/7 का अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। 62। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा कितना दिया होगा? 90 डिग्री। थीटा विल बी 90 डिग्री। और एरिया निकालने के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए? रेडियस। इसमें रेडियस मेंशन नहीं की हुई, लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस किसका दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट की सर्कल। चलो 1/4 हो गया वो ऐसे करके। The radius into 3.5. 2 pi r is equal to 2 pi r. रेडियस इज 7/2। ठीक है ना? दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, मुझे भी ना कंफ्यूजन लगता है हमेशा। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि सॉल्व करते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे, देखेंगे बुक ने कैसे इंटरप्रेट किया है। सर्कमफ्रेंस किसका दिया हुआ है? सर्कल का कि क्वाड्रेंट का? क्वाड्रेंट का। मुझे नहीं पता सच में। रेडियस आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे आप, क्या आएगा? पाई r² थीटा बाय 360 डिग्री। 22/7। हाँ, अगर क्वाड्रेंट का बोला तो 1/4 आ गया, रेडियस 14 आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेशंस में फर्क होगा बस, सॉल्व करके देखते हैं ना। आ जाओ, 77/8 दिया हुआ आंसर। ठीक है, बिल्कुल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, 1/4 90 डिग्री। 90/360 1/4 ही हुआ बच्चे। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, सो हमारा आंसर इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77/8। क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। और इसमें कभी कहा जाता है फाइंड द हाउ मच द टिप हैज मूव्ड, टिप ऑफ द मिनट हैंड हैज मूव्ड। तो उस केस में हमें निकालना होता है लेंथ ऑफ द आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्लियर हो गया बच्चे? राइट। क्वेश्चन 3 में लिखा जा रहा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स, बाय 5 मिनट्स। ठीक, देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास ये मिनट हैंड दिया हुआ है। ठीक है, कैन यू व्यू दिस एज रेडियस ऑफ द सर्कल? मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करेगा? ये ऐसे से मूव कर रहा है, तो जितना भी ये मूव कर रहा है उसी रेडियस का एक सर्कल या एक सेक्टर कट आउट हो जाएगा, पोर्शन। राइट। दूसरी चीज है, क्लॉक में मिनट हैंड की मूवमेंट फ्रॉम 12 to 12, इसको वापस अपनी पोजीशन पे आना है, कितने टाइम में वापस आता है? 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो लिखो मिनट हैंड, ये आर हैंड के साथ भी हो सकता है, मूव्स 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स। सो
हाउ मच मिनट हैंड, या लिख लेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60 कर दोगे, 6 डिग्री पर मिनट। इसे स्पीड ऑफ मिनट हैंड भी कहते हैं। डिग्रीज में स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 60 डिग्रीज पर मिनट। क्लियर हो गया बच्चा इतना? 30 डिग्री का एंगल बना, इतना क्लियर हो गया। अब यही चीज अगर आर हैंड के साथ दिया जाए, आर हैंड मूव्स 360 डिग्रीज इन हाउ मेनी मिनट्स या हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स में, 12 आवर्स में। 12 से शुरू होकर हर एक 1 आवर का डिस्टेंस कवर किया है एवरी आवर, तो वो 360 मूव करता है इन 12 आवर्स। सो एंगल मेड बाय आर हैंड इन 1 आवर कहे जाए तो हम क्या करेंगे, 360 बाय 12, जिसे आप लिखोगे 30 डिग्री। वैसे भी अगर 1 o'clock और 2 o'clock के बीच का डिस्टेंस देखो तो 30 डिग्री ही होता है, ठीक है। और इन 1 मिनट आर हैंड का एंगल इन 1 मिनट, ये 1 आवर था तो 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 कर दोगे, हाफ डिग्री पर मिनट की स्पीड होती है आर हैंड की। आर हैंड जो है हर एक मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है। इन केस आपको एरिया स्वेप्ट बाय आर हैंड दिया जाए इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स और इन 30 मिनट्स, तो यू हैव द आंसर कि थीटा कितना बनेगा। क्लियर हो गया इतना सबको? ये लिख लो, सिर्फ आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज में पुट करना और निकालना कैसे है वो भी आपको समझ में आ गया। 360 मूव किया 60 मिनट्स में 6 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री मूव किया 12 आवर्स में, या हमारे पास आ गया हाफ डिग्री पर मिनट, 30 डिग्री पर आवर, हाफ डिग्री पर मिनट। इतना याद रख लिया आपने। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया बच्चे, इतना लिख लिया सबने? कोई रहता है? क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, थीटा आप क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 डिग्रीज, और एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड will be equal to pi r square theta by 360 degree pi 22/7। रेडियस दिया हुआ है 14 इंटू 14, थीटा हो गया 30। ठीक है 51.33। क्वेश्चन नंबर 4 किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लगा बुक्स बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप कैलकुलेट करें, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आराम से हो जाएगा, जल्दी करो, टाइम मुझे भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अरे आराम से बैठकर अभी कर सकते हो आप। कर लेते हैं। हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है बच्चे। हाँ जी, आपको ही करना है, पेपर तुम्हें देना है बच्चे, मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, फाइनल तुम्हें देके आना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब ये कॉर्ड कहा जाए या सेक्टर कहा जाए, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज 90 डिग्री।
find the area of the corresponding minor segment. So area of minor segment, ये फॉर्मूला पूरा लिखना है हमने, is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle. तो यहां पर आप इसको नेम दे दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे पास आ जाएगा OARB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ इंटू r इंटू r. थीटा दिया हुआ है, हाँ जी, मतलब पाई दिया हुआ है 3.14, रेडियस हमारे पास है 10 इंटू 10, थीटा इज 90 डिवाइड बाय 360, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस 50. है 157 by 2, 78.5 minus 50, 28.5, ये आएगा ना. नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट, मेजर सेक्टर. सॉल्व करो, वो भी आसानी है. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, अच्छा सेक्टर में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सेगमेंट निकालना है तो कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस दिस एरिया, समझ में आ गया. और सेक्टर कहा गया है तो आप निकालोगे पाई 3.14, 10 इंटू 10, एंगल बनेगा 270 डिवाइडेड बाय 360. So 3.14 इंटू 100 होगा 314 इंटू 3 डिवाइड बाय 4. यार 321 थोड़ी ना आएगा. 471 2, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हमसे इसको करते हैं. दिस विल बी 2, देन 36, 35 पॉइंट, हो गया. चलो जाओ.